नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अडानी ग्रुप को करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाली अमेरिका की एक फर्म, जिसने एक फर्जी न्यूज के सहारे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्लान बनाया या यूं कहें षड्यंत्र रचा, अब उसकी परतें खुलने लगी हैं। और यह पहली बार नहीं है कि किसी एक समाचार चैनल ने या किसी एजेंसी ने भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया हो, एक फेक न्यूज फैलाई हो और फिर उसके जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश की गई हो। मैंने पहले ही कहा था कि जब पहले दिन यह हिंडनबर्ग फर्म की रिपोर्ट आई थी, मैंने उसी दिन यह कहा था, आप पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं, कि यह हमारे देश के खिलाफ गहरी साजिश है और मोदी को टारगेट करने के लिए अडानी को केवल एक सहारा लिया जा रहा है। अडानी केवल उसमें एक मोहरा है, लेकिन इस मोहरे के जरिए, अडानी के जरिए, जहां अडानी के कंपनी का अरबों खरबों रुपया डुबाने का एक प्लान था, वहीं दूसरी तरफ अडानी को मोदी से जोड़ते हुए इस देश के राजनीतिक दल पहले से इस टूल किट पर तैयारी कर चुके थे कि जब यह होगा तो हम मोदी को टारगेट करेंगे। और उसी के बाद हमने देखा कि राजनीतिक दलों के बयान आने शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बाकायदा ट्वीट कर दिया और उन्होंने यह कनेक्ट कर दिया कि एलआईसी में लाखों करोड़ों लोगों का, देशवालियों का पैसा जो लगा हुआ है, अब वो पैसा डूब जाएगा। और वो सीधे सीधे मोदी जी से इसका जवाब मांगने लगे और हद तब हो गई कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। यह टूल किट कैसी तैयार होती है, यह पहली बार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि भारत के किसी उद्योगपति को यदि अरबों खरबों रुपए की चपत लगती है तो यह देश का नुकसान है। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो रहेंगे यहां, खाएंगे यहां का, लेकिन वो काम करते हैं किसी विदेशी एजेंसी के इशारे पर। और इसी के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के अरबों खरबों रुपए बर्बाद होते हो, देश की जनता डिप्रेशन में जाती हो। उनको केवल अफवाह फैलानी है ताकि मोदी को टारगेट किया जाए। भारत के अंदर कई उद्योगपति हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से अडानी और अंबानी, दो उद्योगपति का नाम इस तरह से लिया जा रहा है जैसे ये दो व्यक्ति, ये अडानी और अंबानी ग्रुप 2014 में मोदी जी के साथ आए और उसके बाद इनका व्यापार पूरे देश और दुनिया में बढ़ता चला गया। जबकि हकीकत यह है कि आज आप गूगल कर लीजिए तो आपको पता लगेगा कि अडानी और अंबानी की जो फर्में हैं, ये आज से काम नहीं कर रही हैं, इनको बरसों हो गया। और जो इनकी मेन तरक्की है वो कांग्रेस के ही कार्यकाल में हुई है। लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस के युवराज जो हैं उनको एक सूत्री कार्यक्रम यह दिया गया है, उनको एक टूल किट थमा दी जाती है और उस टूल किट पर उनको बयानबाजी करनी है। इसके बाद कुछ मीडिया हाउसेस तैयार होते हैं और उस फेक न्यूज को स्प्रेड करने में वो न्यूज का सहारा लिया जाता है। और इस सब के बारे में आपको ध्यान होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अक्टूबर के महीने में ही, अक्टूबर 2022 में दिल्ली से वर्चुअल एक मीटिंग हुई थी 28 अक्टूबर को, और उन्होंने देश के राज्यों के गृह मंत्रियों की एक मीटिंग को वर्चुअली संबोधित करते हुए इस चिंता को जाहिर किया था कि इस समय युद्ध में सूचना को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्जी सूचना फैलाकर, भ्रम फैलाकर देश के अंदर आज अराजकता फैलाई जा रही है। देश में दंगे कराए जा सकते हैं फर्जी न्यूज के सहारे, देश में नफरत फैलाई जा सकती है फर्जी न्यूज के सहारे, और देश को अस्थिर भी किया जा सकता है फर्जी न्यूजों के सहारे। और इसलिए प्रधानमंत्री ने 28 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रियों की उस मीटिंग में वर्चुअली लोगों को संबोधित करते हुए, देश के गृह मंत्री जो राज्यों के थे वहां, उन गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए इससे आगाह रहने के लिए किया था कि भाई आगाह रहिए, राज्य स्तर पर अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करिए। और इसी के बाद ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इन्होंने ये सोचा कि मोदी सरकार ने एक सख्त कानून आईटी एक्ट में बनाया है, फेक न्यूज फैलाने वालों को लेकर एक सख्त कानून बना दिया है। तो फिर उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और उन्होंने तय किया कि भारत में यदि मोदी सरकार यहां फेक न्यूज फैलाने वालों पर, मीडिया हाउसेस पर, पत्रकारों पर अगर सख्त कार्रवाई कर रही है तो हम इस काम को विदेशों से करवाएंगे। और यह पहली बार नहीं है कि विदेशी किसी अखबार में कोई खबर छपवाई जाती है और वो खबरें कैसे मैनेज होती हैं उसकी चीजें पिछले दिनों खुल करके आई हैं।
दिल्ली की जेल के अंदर एक सुकेश नाम का ठग, जिसको लोग ठग कहते हैं, वो जेल के अंदर बंद है। और उसने कैसे बताया कि आम आदमी पार्टी किस तरह से अमेरिका के किसी न्यूज़पेपर में पैसे देकर के न्यूज़ छपवाती है। वो मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं उसकी मेरे को पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये आरोप था। लेकिन अगर ये आरोप सही है, और हमने कई अवसरों पर देखा है कि भारत की संसद में भारत के बजाय अमेरिका के किसी अखबार में छपी हुई खबर का हवाला दिया जाता है। चीन में वहां का ग्लोबल टाइम जो है, वो वहां का सरकारी पत्र है, उसमें छपी हुई खबरों का हवाला दिया जाता है। और विदेशी खबरों के हवाले से भारत की संसद नहीं चलने दी जाती, दिनों दिन नहीं चलने दी जाती, अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दिया जाता है। अब इसी तरह चाहे वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो, फिर चाहे वो अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, आप देखें कि कितना तकड़ा षड्यंत्र किया गया कि भारत के एक उद्योगपति जो अपना एफपीओ लेकर के आ रहे हैं, ऐसे समय में उस कंपनी को यदि बर्बाद कर दिया जाए तो इस कंपनी का दुनिया के कई देशों में व्यापार है। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने जिस तरह से इजराइल और श्रीलंका से समझौते किए हैं, उसके तहत वहां पोर्ट में भी अडानी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और इसी से सबसे ज्यादा दिक्कत हुई चीन को, क्योंकि दोनों देशों में चीन की दखलंदाजी थी, चीन के पोर्ट थे, और चीन उन पोर्ट पर अपना कब्जा चाहता था ताकि समुद्र में वो मजबूत हो सके। और इसको झटका दिया भारत सरकार, मोदी सरकार ने। और इस फील्ड में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने फोन किया गौतम अडानी को कि अडानी जी श्रीलंका में पोर्ट का टेंडर निकल रहा है, आप भर देना। वो इजराइल में एक पोर्ट है, वहां का टेंडर निकल रहा है, आप उस टेंडर को ले लेना। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि ये जब कोई भी इस तरह का बड़ा टेंडर छूटता है और वो इजराइल या श्रीलंका को छोड़ना था, तो ग्लोबल टेंडर होते हैं जिसमें दुनिया के जितने भी उद्योगपति हैं उन सबकी जानकारी में होता है कि किस देश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो अडानी के अलावा देश के कई उद्योगपति और विदेशों के कई उद्योगपतियों को वो टेंडर की जानकारी थी। और आपको यह भी बता दूं कि चाहे इजराइल हो चाहे श्रीलंका, ये अडानी ने अगर पोर्ट का काम संभाला है तो उसमें कई और कंपनियों के भी मतलब हिस्सेदारी है। इजराइल में कम से कम विदेशी एक उद्योगपति हैं, उनकी हिस्सेदारी है। लेकिन यहां अडानी को टारगेट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक चीन की सोची समझी रणनीति। उस चीन की रणनीति में कहीं अमेरिका की कोई एजेंसी, कोई एक एजेंसी है, वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करती है, वो अपना मुनाफा कमाती है, और अपने मुनाफे कमाने के साथ साथ उसको टूल के रूप में भारत के कुछ लोग मिल गए और उन्होंने तय कर लिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है तो यहां के उद्योग धंधों को चौपट करें। अंग्रेज जब से यहां से गए हैं, उनको यह बड़ा दर्द है कि भारत तरक्की ना करे ताकि हम वापस इस पे कब्जा करें। कांग्रेस के कार्यकाल में 65 साल चीन को बढ़ावा दिया गया, भारत के उद्योग धंधों को उतना बढ़ावा नहीं दिया गया, लघु उद्योग हजारों की संख्या में बंद हो गए। लेकिन अब मोदी सरकार आई तो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, और 2014 के बाद से जो हमारे भारत के उद्योगपति हैं या जो एनआरआई हैं, उनको भी मोदी सरकार ने कहा कि आप भारत की तरक्की में योगदान दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे और भारत में उद्योग धंधे स्थापित करिए। भारत के उद्योगपति भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। और यही कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, ये विदेशियों को हजम नहीं हो रहा है, ये समझ में आता है। ये चीन को दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल समझ में आता है। इससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, ये समझ में आता है। इससे अमेरिका को भी झटका लग सकता है, ये समझ में आता है। लेकिन भारत के राजनीतिक लोगों को इससे दिक्कत क्या है? आम आदमी पार्टी को इससे दिक्कत क्या है? कांग्रेस को इससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर भारत तरक्की कर रहा है? यह समझ से बिल्कुल बाहर है। देश में चर्चा हुई कि अडानी ने, यह जो रिपोर्ट आई है इसमें लिखा है कि फर्जीवाड़ा किया है, और इस फर्जीवाड़े से अब यह कंपनी डूबने वाली है। शेयरों के दाम घटने लगे, क्योंकि हमारे देश में जब राजनीतिक पार्टी के लोग इस पर बयान देने लगे, लोगों को लगता है यार हमारा नेता बोल रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह अगर ट्वीट कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के इस देश के अंदर करोड़ों फॉलोवर हैं, उनके मेंबर हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं शेयर खरीदा होता है। उनको लगता है हमारा पार्टी का एक सांसद अगर ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ सच्चाई होगी।
अगर राहुल गांधी कोई बयान दे रहे हैं तो कांग्रेसी जितने हैं उनको लगता है अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं तो कुछ सच्चाई होगी। लेकिन ये कितना बड़ा झूठ फैला सकते हैं देश के नेता, ये मैं अब आपको बताऊंगा। एक खबर फैलाई गई हिंडनबर्ग के हवाले से कि साहब LIC ने मोदी के कहने से अडानी ग्रुप में अपना पैसा लगाया, शेयर खरीद लिए और अब तो अडानी डूब रहा है, तो करोड़ों लोगों का पैसा डूब जाएगा। अब ये LIC तो गई। तो संजय सिंह का ट्वीट आया, मोदी जी जवाब दो, आपके मित्र अडानी ने देश के करोड़ों लोगों का LIC और SBI में जमा लाखों करोड़ों लूट लिया। कहां है आपकी ED, CBI, SEBI, IT? उसने आपके मित्र पर क्या कार्रवाई की? जवाब दो। राष्ट्रपति अभिभाषण का भी बहिष्कार इसी के बहाने किया गया। अब मैं आपको बताता हूं LIC का वो सच जो आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन इसके पहले मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं है कि एक फर्जी न्यूज के सहारे किस तरह से मोदी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इन सब का लक्ष्य एक ही है कि 2024 में मोदी को सत्ता में वापस आने से कैसे रोका जाए। इनके पास मोदी के विरुद्ध और कोई अस्त्र बचा नहीं है। ये विकास में कोई बाधा नहीं बन सकते, ये मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते, ये मोदी पर यह नहीं कह सकते कि उसने भाई भतीजावाद किया है, ये मोदी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि काम नहीं किया है। तो बस एक नया अस्त्र इन्होंने लिया है जिसका जिक्र मोदी जी ने किया था, वो है फेक न्यूज, फर्जी न्यूज, भ्रांति। और यह पहली बार नहीं है, आपको याद होगा इंटॉलरेंस शब्द ये फैलाया गया इस देश में कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और देश के मुसलमान यहां डरे हुए महसूस कर रहे हैं। आपको याद होगा बॉलीवुड के लोग किस तरह से सामने आए थे, अवार्ड वापसी हो रहे थे, बहुत साहित्यकार अवार्ड वापसी कर रहे थे, न्यूज चैनलों पर डिबेट चल रही थी 24-24 घंटे। इंटॉलरेंस क्या हुआ? हवा फुस हो गई थोड़े दिन बाद, क्योंकि इस देश के मुसलमानों ने आगे बढ़कर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आजादी से जी रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जय श्री राम के नारे लगाओ नहीं तो पीटेंगे, पिटने वाला मुसलमान, पीटने वाले भगवा गमछेदारी। इसके बाद आपने देखा CAA के विरोध में यही नेता सारे राजनीतिक दल के देश के मुसलमानों के बीच खड़े होकर झूठ बोल रहे थे कि मोदी CAA के बहाने, NRC के बहाने इस देश के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगा, आप सबके कागज मुंह पूछे जाएंगे और आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, मोदी मुस्लिम विरोधी। इसके बाद एक आया राफेल पर झूठ, मोदी ने राफेल में घोटाला किया है, मामला कोर्ट तक गया, आज क्लीन चिट मिली, वो मामला कहीं नहीं है। इसके बाद पेगासस आया कि मोदी जी ने सबके फोन में जासूसी का यंत्र लगा दिया है और उस पेगासस के नाम पर पूरा एक सत्र संसद का स्वाहा हो गया, देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया और देश के संसद में जो काम होना था वो काम भी नहीं हुआ। आज पेगासस कहां है? देश के गृह मंत्री ने संसद में बोल दिया खड़े होकर, आपके फोन में यदि पेगासस है आप मुझे सबूत दीजिए, इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाइए। अब उसके बाद वैक्सीन पर झूठ बोला गया कि ये जो वैक्सीन है ये तो मोदी की वैक्सीन है, वो बेकार है। आज जब दुनिया ने उस वैक्सीन का लोहा माना वो हवा फुस हो गई। उसके बाद आपको याद होगा एक बार अफवाह फैला दी गई कि देश में नमक कम हो रहा है, लोगों ने नमक को स्टोर कर लिया। ये अफवाह फैलाने वालों ने कोरोना में जब लोगों की मृत्यु हो रही थी, जो राज्य का मामला है उस पर भी मोदी जी जवाब दो, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार के अस्पताल और जवाब मांग रहे थे मोदी से। इसी तरह आपको याद होगा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कहीं कोई देश में घटना हो जाए, मोदी जी जवाब दो। इसके बाद आपको याद होगा पंजाब में अडानी का जब कृषि बिल के नाम पर विरोध हो रहा था, यह कहा जा रहा था कि अडानी किसानों की जमीन कब्जाने में लगे हैं और मोदी जी देश के किसानों की जमीन अडानी को दे देंगे। इस झूठ को किसान नेताओं ने, टिकैत गैंग ने फैलाया, आज वो झूठ साबित हो रहा है। इसके बाद आपको याद होगा कांग्रेसी नेताओं ने फैलाया ट्रेन बेच दी, बोलाया कि एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, जबकि हकीकत यह है कि यह केवल और केवल अडानी ग्रुप को या प्राइवेट सेक्टर को रख रखाव के लिए दिया गया है, जिसमें आप भी जाते होंगे,
मैं भी ऐसी ट्रेन में गया हूं, तेजस ट्रेन चलती है, उसका रख रखाव, मेंटेनेंस, जो उसमें खाना पकड़ाने वाले और साफ सफाई वाले हैं, सब प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ना कि वो रेलवे के। अब इस तरह का झूठ फैलाया और आज फिर से राहुल गांधी झूठ फैलाते हैं अग्निवीर पर। वो कहते हैं अग्निवीर योजना के बाद ये तो सड़क पे भीख मांगेंगे। और एक झूठ अभी हाल ही में राहुल गांधी ने फिर से रिपीट किया कि चीन ने भारत की 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। कब? मोदी के शासन में। यह इतना बड़ा झूठ है जिसको हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके ऊपर सफाई दी कि बेटा कब्जाया तो था, लेकिन 38,000 वर्ग किलोमीटर कब्जाया था और 1962 में कब्जाया था। ठीक इसी तरह अडानी के नाम पर फिर से झूठ बोला गया कि एलआईसी में मोदी के कहने पर पैसा लगाया गया और मोदी ने कहा एलआईसी वालों को कि भाई अडानी ग्रुप में पैसे लगा दो, और यह पैसा आज डूब गया है। आपको हकीकत बता देता हूं थोड़ी सी कि इसमें आपको बता दूं एलआईसी का जो कुल निवेश है वो है 41,66,000 करोड़ रुपया। कितना? 41,46,000 करोड़ रुपया उन्होंने कुल अभी तक निवेश किया है। और उसमें अडानी ग्रुप में कितना है तो वो फिगर याद करिए, वो है 36,474 करोड़ रुपया। लगभग 42 लाख करोड़ में 36,474 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है केवल अडानी ग्रुप में। एक तरह से मात्र 1% ये बैठता है शेयर में। और इसका नतीजा आपको बताता हूं। नतीजा यह हुआ है कि जो एलआईसी ने 1% अडानी ग्रुप में शेयर खरीदकर इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो उसने शेयर खरीदे थे आज उनकी कीमत 8 गुना बढ़ी है। यानी जिन लोगों ने एलआईसी में पैसे लगाए और एलआईसी ने जो पैसे अडानी ग्रुप में लगाए वो पैसा उनका 8 गुना हो गया है। यानी एलआईसी 8 गुना मुनाफे में पहुंच गया है। अब कुछ उदाहरण देता हूं कि एलआईसी ने कहां कहां पैसे लगाए। अडानी गैस मात्र 5.9 मतलब कुल इन्वेस्ट का 5.9% उन्होंने लगाया। 300 रुपए का एक शेयर 2020 में जो खरीदा था अडानी गैस का एलआईसी ने, उसकी कीमत आज 2023 में 2,342 रुपए है। जी हां, अडानी पोर्ट 9.44% केवल इन्वेस्टमेंट हुआ। जनवरी 2020 में एक शेयर की कीमत 256 रुपए थी, आज वो शेयर 600 रुपए का हो गया है। अडानी इंटरप्राइजेज 4.2 इन्वेस्ट किया केवल पूरे इन्वेस्टमेंट का एलआईसी ने। सन 2020 में जिस शेयर की कीमत 128 रुपए थी आज वो 2,870 रुपए है। अडानी के शेयर तेजी से बूम कर रहे थे तो सब लोग उस शेयर को खरीद रहे थे। एलआईसी ने भी सोच समझकर खरीदा, लेकिन मात्र 1% उसने अडानी में निवेश किया, जबकि यह निवेश प्राइवेट सेक्टरों में कांग्रेस की सरकार में ज्यादा था, मोदी सरकार के समय में कम हुआ है। और आपको बता दूं कि यह सब जो इन्वेस्टमेंट है 2014 तक कांग्रेस का जब सरकार थी उस समय प्राइवेट सेक्टर में 21% तक शेयर खरीदे जाते थे। मोदी सरकार के आने के बाद ये 21 से घटकर 15% रह गए। यानी कांग्रेस केवल एक भ्रम फैला रही है। और एलआईसी के नाम पर भी, एलआईसी को भी चपत लगाने की एक योजना इनकी है ताकि एलआईसी इस देश में बट्टा बैठ जाए, एलआईसी बंद हो जाए और इसके बाद इनकी चहेती कोई प्राइवेट कंपनी, यहां बीमा कंपनी उभर करके सामने आ जाए। तो एलआईसी को बट्टा बिठाने का यह षड्यंत्र हम सब देशवासियों का अब यह कर्तव्य बनता है कि ये जो झूठ फैलाने वाले नेता हैं इनसे सवाल पूछें कि आप इस झूठ को क्यों फैलाने में लगे हुए हो। एलआईसी आज भी फायदे में जा रही है और अपना फायदा देखने के लिए ही उन्होंने शेयर खरीदे थे। ऐसा झूठ ये विपक्षी दल क्यों खरीद कर रहे हैं खड़ा, और इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद उनको क्या हासिल होने वाला है? क्या विदेश से कोई मोटा कमीशन मिलने वाला है कि जब ये देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी मोदी को टारगेट करेंगे, 2024 में मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे? क्या कोई डील हुई है? ये हर व्यक्ति का हक है कि इन नेताओं से पूछे जो झूठ फैला रहे हैं। और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आज सब राष्ट्रभक्तों की और सनातनियों की एक परीक्षा की घड़ी है कि ये जो देश विरोधी लोग हैं ये झूठ के सहारे
इस देश को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यदि कहता हूं कि मैं राष्ट्रभक्त हूं, तो मैं प्रण लेता हूं कि इन झूठ फैलाने वालों को और देश को बर्बाद करने का सपना देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। मैंने अपना काम किया है, अब बारी आपकी है कि यह वीडियो हर मोबाइल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, ताकि इस झूठ का खुलासा हो सके। क्या राय है आपकी? जरूर कमेंट बॉक्स में रखें, और यह भी जरूर लोगों को बताएं कि किस तरह की साजिश इस देश में मोदी को टारगेट करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है, जैसे मैंने कई मुद्दे आपको बताए। वंदे मातरम।